आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम्स के बारे में। इक्विलिब्रियम्स क्योंकि हम जो रेगुलर क्लासेस थे उसमें 5 चैप्टर पढ़ा चुके थे और इसके मिड में पहुंचे हुए थे, क्योंकि मैं इसके शुरू से पढ़ाता हूं इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? किसी बॉडी पे अगर जितने भी फोर्स लगते हैं उसका जो नेट फोर्स हो अगर वो 0 के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। नेट सम ऑफ फोर्सेस और सम ऑफ टॉर्क्स दोनों 0 के बराबर होना चाहिए। या इसका डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो बॉडी क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम। उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा हो, अगर कोई यहाँ पे एक बुक रखे हैं तो उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल होकर उस पर टोटल जो लगने वाली फोर्स है, सम ऑफ फोर्स, वो 0 के बराबर है। अगर कुछ टॉर्क लग रहे हो एंटी क्लॉकवाइज और कुछ टॉर्क्स जो है वो क्लॉकवाइज अप्लाई हो रहा हो किसी बॉडी के ऊपर, तो वो दोनों अगर बराबर हो, उनका सम जो है वो 0 के बराबर हो, तो बॉडी या तो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डायनेमिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो बॉडी जो रेस्ट पे हो और उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 के बराबर हो, वो इसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर इसका एक एग्जांपल मैंने जो पहले दिया था, बुक लाए ऑन अ टेबल। एक बुक अगर टेबल के ऊपर रखा हुआ हो तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ और जो ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है वो दोनों आपस में कैंसिल होता है और उस पर जो टोटल लगने वाले फोर्स हैं वो 0 के बराबर होता है। तो उससे क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी में जो टोटल लगने वाले नेट फोर्स हैं वो 0 के बराबर है, तो इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा टाइप इक्विलिब्रियम की डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? वो इक्विलिब्रियम जो मोशन में तो हो लेकिन उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस 0 के बराबर हो, सम ऑफ फोर्स 0 के बराबर हो। इसका एग्जांपल कार का ले लें। अगर कोई कार आगे की तरफ मूव कर रहा हो, और इस पर लगने वाली फोर्स 0 के बराबर हो, ये एक कार आगे की तरफ मूव कर रहा हो, तो इसका जो इंजन है वो आगे की तरफ फोर्स लगा देगा। इंजन जो है आगे की तरफ फोर्स लगा देगा और इसके टायर और जो रोड के दरमियान फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होगा। अगर ये दोनों बराबर हो फिर भी कार मूव कर रहा हो आगे की तरफ, तो इसे क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बॉडी तो मोशन में हो लेकिन इस पर लगने वाली तमाम फोर्स 0 के बराबर हो, इसे क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। पैरेलल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिसमें 2 फोर्सेस, उन दोनों का एंगल बिल्कुल सेम हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है लेकिन इनके जो दोनों एंगल्स हैं वो सेम होना चाहिए, तो उनको क्या कहते हैं? पैरेलल फोर्सेस। 2 फोर्स, ये एक फोर्स हो गया और अगर ये दूसरा फोर्स है तो इन दोनों के दरमियान एंगल, अगर ये 0 एंगल या 90 एंगल पे हो एक्स एक्सिस के साथ, तो ये भी 90 एंगल के साथ ही होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना। इसको क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस। अगर एक इस तरफ हो एक इस तरफ हो तो इसको हम पैरेलल फोर्स नहीं कहेंगे। अगर थोड़ा सा भी एंगल में चेंजेस हो तो उसको भी हम पैरेलल फोर्स नहीं कहेंगे। अगर एक फोर्स इस तरह हो, अगर एक फोर्स इस तरफ हो तो उसको हम परपेंडिकुलर फोर्स कहेंगे, पैरेलल फोर्स नहीं करेंगे। तो पैरेलल फोर्स किसे कहते हैं? वो फोर्स जिसमें दोनों फोर्सेस का जो एंगल है वो सेम हो, तो उससे क्या कहते हैं? पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स के भी 2 टाइप्स हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्स, दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स किसे कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्स किसे कहते हैं? वो पैरेलल फोर्स जिसमें दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो। पैरेलल फोर्स, अगर एक फोर्स इस तरफ जा रहा हो तो दूसरा फोर्स भी इसी तरफ ही, इसका भी डायरेक्शन उसी समेत में हो, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल तो होना चाहिए। पैरेलल फोर्स के टाइप है लाइक पैरेलल फोर्स, तो इनमें दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये भी उस तरफ और ये भी उसी तरफ ही होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्स। अनलाइक पैरेलल फोर्स, वो पैरेलल फोर्स जिसमें वो दोनों तो आपस में पैरेलल हो लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, एक ऊपर की तरफ लग रहा हो दूसरा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा हो, तो उनको अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं।
ये पैरेलल फोर्स के 2 टाइप्स हो गए। अब हम रिजिड बॉडी, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये आपके हमने इस्तेमाल करना है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे हमें अगर इस बॉडी पे फोर्स लगा दूं तो इस हर चीज़ दुनिया में जितने भी चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सारे एटम्स से मिलके बनाए होते हैं। तो इसमें अगर ये भी एटम से मिलके बनाए होते हैं, अगर मैं इस पर फोर्स लगा दूं, किसी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दूं, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस है वो अगर कम ना हो, डिस्टेंस सेम रहे, एक एटम से दूसरे एटम का डिस्टेंस सेम रहे, चाहे जितने भी आप फोर्स लगा दें, तो वो तमाम बॉडीज़ को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर किसी बॉडी पे मैं अगर फोर्स लगा दूं तो 2 एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर कम हो जाए तो उसको हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। रिजिड बॉडी सिर्फ उस बॉडी को कहते हैं जिसमें जो 2 एटम्स के दरमियान किसी भी बॉडी के 2 एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फोर्स अप्लाई करने से कम ना हो, उसके क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन किससे कहते हैं, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो, कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो, कोई बॉडी, ये एक बॉडी है, अगर मैं इस पर फोर्स लगा दूँ तो ये रोटेट कर रहा हो, तो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, तो इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं या पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं इस पे फोर्स लगा दूं तो ये रोटेट करने लगता है, तो इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे एक स्पाइनर रखा हुआ है, स्पाइनर जो एक नट को लॉस करने के लिए या टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस पॉइंट को जहाँ पे नट रोटेट हो रहा होता है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जहाँ पे जो नट रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो टॉर्क हम पढ़ेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक है और जो रिड्यूस सिलेबस है, सिन बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस में इस चैप्टर से टॉर्क से आगे स्टार्ट है। तो टॉर्क क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इस कॉल्ड टॉर्क कहते हैं। अगर कोई फोर्स, अगर किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगा दें, तो अगर मैं इस पे फोर्स लगा दूं तो ये एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव हो रहा है, तो इस फोर्स को मैं फोर्स ही कहूँगा। अगर एक बॉडी ये है, ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड हो, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूँ तो ये मूव होने के बजाय, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के बजाय ये एक फिक्स पॉइंट पर रोटेट करे, टर्न करे, तो इससे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एक वो फोर्स जो किसी बॉडी में रोटेशन पैदा करें, तो उससे क्या कहते हैं, रोटेशन पैदा करें, उससे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। या इसको हम इस तरह मैथमेटिकली इस तरह शो करते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई एफ। आर क्या है, मोमेंट आर्म, एंड फोर्स, एफ जो है फोर्स है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स आर कॉल्ड टॉर्क। आप ये भी कह सकते हैं, मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों के प्रोडक्ट को भी हम टॉर्क कह सकते हैं। और जहाँ पे भी क्रॉस मल्टीपल या क्रॉस, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमने क्रॉस को हटा के आर एफ साइन थीटा पुट किया। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है, और थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, आर और एफ के दरमियान। आर और एफ के दरमियान एंगल पे डिपेंड करता है, और आर जितना ज़्यादा होगा, इसमें देखें सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आर जितना ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा, इतना किसी बॉडी के अंदर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और फोर्स जितना ज़्यादा लगाएगा, इतना ज़्यादा है इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और एंगल अगर ज़ीरो हो तो इसमें कोई साइन ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो के बराबर होता है, और ये ज़ीरो आर एफ के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो बनता है। तो अगर एंगल ज़ीरो हो, आर और एफ के दरमियान एंगल ज़ीरो हो, तो उसके अंदर इस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर एंगल 90 हो तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये एक नट है, एक स्पाइनर के मदद से अगर आप इसको लॉस करना चाहें या टाइट करना चाहें, तो आप इधर से फोर्स लगाते हैं, इधर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप फोर्स लगाते हैं इस स्पाइनर पे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आप फोर्स लगाते हैं, तो अगर ये डिपेंड करता है आपने नट को टाइट करना है या लॉस करना है। अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो ये फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ है। और मोमेंट आर्म किससे कहते हैं, द पॉइंट ऑफ फोर्स। जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं उससे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ फोर्स।
और एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो उस फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट आप किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ फोर्स, जिस पर आप फोर्स लगा रहे होते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पे कोई बॉडी रोटेट कर रहा होता है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में डी से डिनोट किया हुआ है, कुछ में एल से डिनोट किया हुआ है, लेकिन हम आर से डिनोटेड करते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखें टा इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आर पे। आर जितना ज़्यादा हो, इसमें देखें और इसमें देखें, इन दोनों में अगर आर को देखा जाए तो इससे ज़्यादा इसमें है। टा आर की वैल्यू मोमेंट आर्म जो है इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। अगर ये नट इससे नहीं खुल रहा हो, इससे नहीं खुल रहा हो, तो इससे खुलने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें मोमेंट आर्म इसमें ज़्यादा है। अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो इसमें खुलने का चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप फोर्स कम लगा देंगे तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो कम प्रोड्यूस होगी। तो यही डिफिनेशन है टॉर्क। ये जो इक्वेशंस है वो यही बताता है टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर पे डिपेंड करेगा, आर जितना ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा, इतना उसके दरमियान टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फोर्स जितना ज़्यादा होगा इतना उसके अंदर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और एक और चीज़ थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये देखें आर इस तरफ है, आर तो इस तरफ ही होता है हमेशा से, अगर मैं फोर्स भी इसी स्मिथ में लगा दूं, फोर्स भी इधर से उस तरफ मैं फोर्स लगा दूं, तो ये नेट क्या खुलेगा? नहीं खुलेगा बिल्कुल भी। आप जितना भी ज़्यादा फोर्स लगा दें, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन अगर आप फोर्स लगा दें इसी स्मिथ में, तो आर और एफ दोनों इसी स्मिथ में होता है, तो एंगल ज़ीरो बनेगा आर और एफ के दरमियान। तो ये नेट कभी नहीं खुलेगा, इस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कभी भी नहीं होगा। तो थीटा पे भी डिपेंड करेगा। थीटा अगर ज़ीरो हो तो उसके अंदर जो थीटा ज़ीरो हो तो टा भी ज़ीरो होगा, क्योंकि साइन ज़ीरो के बराबर है और आर एफ के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बनता है, तो टा इक्वल टू ज़ीरो। टोटल जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो हम एक्सपेरिमेंटली भी अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप जितना भी फोर्स लगा देंगे तो ये जो है इसमें टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ये नट लॉस या टाइट नहीं होगा। तो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है, एफ पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो टॉर्क के चार टाइप्स हैं पॉजिटिव। एक पॉजिटिव टॉर्क होता है, अगर आप इस पे किसी बॉडी पे फोर्स लगाने से इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस होता हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं। अगर एंटी क्लॉक, एक तो क्लॉकवाइज होता है जिस स्मिथ में हमारी जो वॉचेस हैं, घड़ी हैं, वो घूमते हैं, उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, वो इस तरफ घूमते हैं राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ। अगर किसी फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होती है किसी बॉडी में तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं। और क्लॉकवाइज जिस बॉडी में क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होती हो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव टॉर्क कहते हैं। मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा? जब जो है तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, अगर मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान एंगल अगर 90 हो तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और अगर आर मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों इसी एक एंगल में हो तो मतलब इन दोनों के दरमियान अगर एंगल थीटा ज़ीरो हो, ये देखें ये भी इसी स्मिथ में है और ये भी इसी स्मिथ में है, इस तरफ आर भी और फोर्स भी अगर इसी स्मिथ में अगर आप अप्लाई करें तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो ज़ीरो को बनता है। अगर एंगल ज़ीरो हो तो उसमें जो टॉर्क है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होगा, उसका हम मिनिमम टॉर्क कह सकते हैं। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम का टॉपिक्स, ये हम आज यहाँ तक कर लेंगे। कल से इंशाल्लाह कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये हम कल पढ़ेंगे।